किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी वाला। इनकी कौन कौन सी रचनाएं, मैं आपको रचनाएं, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनियाँ सारी बता देता हूं, क्योंकि हिंदी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है निम्न में से राहुल सांकृत्यायन की कहानी नहीं है या कहानी है, उपन्यास है या कहानी है। वो सारी की सारी चीज़ें अध्याय के अंदर कुछ ही रचनाएं वगैरह दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म की। तो जन्म तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1893 में हुआ था, और ननिहाल गांव, पंदहा, ज़िला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इनका जो अन्य नाम था, या यूँ कह सके मूल नाम जो था वो केदार पांडे था, या केदारनाथ पांडे भी मिलता है कई जगह, तो केदार पांडे था। अब इनकी रचनाओं में हम बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन महोदय की रचनाएं अगर हम देखें तो रचनाओं में पहले सबसे पहले देखते हैं कहानियाँ। पूछ लिया जाए निम्न में से राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी नहीं है, तो आपको कहानी याद होनी चाहिए। 3 कहानी दे दी और एक उपन्यास दे दिया इनका। तो कहानियों में हम बात करें इनकी, देखिएगा कहानियों में है सतमी के बच्चे। पहली कौन सी है? सतमी के बच्चे। आप नोट करते जाएं, अध्याय का ये राहुल सांकृत्यायन लिख लें और कहानियाँ लिख के सतमी के बच्चे। दूसरी इनकी कहानी आती है वोल्गा से गंगा, कई बार पूछी गई है, वोल्गा से गंगा। तब कहानी है या उपन्यास है या आत्मकथा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, बहुरंगी मधुपुरी या मधुपुरी भी देखने को मिलता है। और अगली कहानी है कनैला की कथा, कनैला की कथा। ये तो है इनकी कहानियाँ। इनके उपन्यास की हम बात करें, उपन्यासों के अंदर इनके आते हैं, देखिए साथियों, 22वीं सदी, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और पूछा भी गया है। 22वीं सदी हो जाएगा। जीने के लिए, ये भी उपन्यास है इन्हीं का। वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें, पहली बार देखें सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिल जाए। अगला उपन्यास है इनका जय योद्धे, जय योद्धे। तो उपन्यासों से अगर सवाल आए तो ऐसे आएगा निम्न में से राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास नहीं है। तो 3 उपन्यासों का नाम दे दिए, एक कहानी दे दी, आत्मकथा दे दी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। भागो नहीं दुनिया बदलो, उपन्यास का नाम है भागो नहीं, क्या करो, दुनिया बदलो, दुनिया बदलो। देखो इनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 22वीं सदी के अंदर जीने के लिए जय योद्धा बनना पड़ता है उपन्यासों में, क्योंकि प्रसिद्ध है। 22वीं सदी में जीने के लिए क्या बनना पड़ता है? एक जय योद्धा बनना पड़ता है। और भागना नहीं है, क्या करनी है? दुनिया बदलनी है। और भागना नहीं, दुनिया बदलनी है। फिर दुनिया बदल के क्या करने हैं? मधुर स्वप्न देखने हैं हमें। क्या करने हैं? मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न देखने। मधुर स्वप्न उपन्यास है। राजस्थान, राजस्थान निवास या फिर राजस्थान रनिवास, इस नाम से भी उपन्यास मिलता है इनका। और विस्मृत यात्री, ये भी उपन्यास है इनका, विस्मृत यात्री। और एक उपन्यास इनका और मिलता है दिवोदास। क्या मिलता है? दिवोदास। ये इनके सभी उपन्यास हैं। ठीक है, ऊपर हमने कहानियाँ देख ली, नीचे उपन्यास देख लिए। अब हम इनकी देखते हैं आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा में हम बात करें तो इन्होंने लिखा है, मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा है, मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा कह सकते हैं या फिर
यात्रा वृत्तांत के रूप में भी ले सकते हैं इसे। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर प्रदेश में, रूस मास में, यूरोप यात्रा। तो मेरी जीवन यात्रा ये इनकी आत्मकथा और बाकी इनकी आत्मकथा के ये हिस्से देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जो जीवनियाँ लिखी है वो तो सरदार पृथ्वी सिंह पर भी लिखी है, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सभी चीज़ लिखी है। यात्रा साहित्य में बहुत है इनका, लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी देखने की मिलती है हमें। अब हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय में क्या कुछ दिया गया, ये इधर सांकृत्यायन जी का चित्र है। देखिए 1893 में जन्म हुआ, देख लिया हमने। आजमगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश। ननियाल में हुआ था, गांव था पंदहा, ठीक है। मूल नाम केदारनाथ पांडे। मूल नाम क्या था राहुल सांकृत्यायन जी का? केदारनाथ पांडे। लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। उनकी शिक्षा जो है काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में बात करें, सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पूछा जा सकता है राहुल सांकृत्यायन जी ने कब है जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? 1930 में किया था। कहाँ पर किया था? श्रीलंका जाकर ग्रहण किया था। तो ये लाइन भी आप नोट करके लिख लीजिए, ये कई बार पूछी गई और पूछी भी जा सकती है। 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और तब से उनका नाम क्या हो गया था? राहुल सांकृत्यायन हो गया था। जब 1900 पहले तो मूल नाम था केदार पांडे, केदारनाथ पांडे भी मिलता है, लेकिन जब 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब से इनका नाम क्या पड़ गया? राहुल सांकृत्यायन। तो ये भी पूछा जा सकता है, नोट करके लिख लीजिए। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित कहा जाता था। ये लिख लीजिए आप। पूछा जा सकता है निम्न में से महापंडित किसे कहा जाता था? तो राहुल सांकृत्यायन जी को ही महापंडित कहा जाता था क्योंकि ये इतनी भाषाओं के जानकार थे। ये भी पूछा जा सकता है, लिख लीजिए आप। देहांत हुआ था 1963 में, ठीक है मामला। राहुल सांकृत्यायन ने माफ़ कीजिए उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। अब हम आगे देखें तो उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिनमें मेरी और अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मेरी जीवन यात्रा, जैसे कि मैंने बता दिया, मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं। तो ये सवाल बन सकता है, नोट कर लीजिए इनकी जो रचनाएं उनमें मेरी जीवन यात्रा कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, जैसे कि मैंने लिखवाया था उपन्यास है वोल्गा से गंगा। ऊपर लिखवाया था कि वोल्गा से गंगा क्या है? वोल्गा से गंगा है यहाँ पर कहानी, ठीक है। तो कहानियों में और उपन्यासों में उस तरीके से आप डिवाइड रखिएगा। भागो नहीं, दुनिया बदलो, ये उपन्यास है। दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ है जो कई बार पूछा कि निम्न घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब ज़्यादातर घूमने का काम किया था ये यायावर थे, यायावर प्रवृत्ति के, घूमते फिरते थे, उस हिसाब से घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने लिखा था। उनकी प्रमुख ये कृतियाँ हो गई साहब। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी? 150 है, ध्यान में रखिएगा। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय जो खो गई थी सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। बहुत यात्रा वृत्तांत लिखे इन्होंने। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इस लाइन को आप नोट करके लिख लीजिए कि पूछा जा सकता है सवाल बन जाएगा क्या? सवाल बनेगा ये कि मंजिल के स्थान पर यात्रा कोई घुमक्कड़ का उद्देश्य निम्न में से किसने बताया है? तो राहुल सांकृत्यायन आएगा, मुंशी प्रेमचंद आ गया, शुक्ल आ गया, कोई भी दे सकते हैं। तो मंजिल के स्थान पर यात्रा कोई घुमक्कड़ का क्या उद्देश्य बताया था? तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है। घुमक्कड़ी से अब क्या, घूमने से क्या होता है? मनोरंजन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और अज्ञात जो स्थान होते हैं उनकी जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति जो उसका आदान प्रदान होता है, कल्चर के बारे में पता चलता है। और राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के
भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की क्या सुंदर झांकी है जो प्रस्तुत की है। अब इस अंश के अंदर क्या है, इस पाठ के अंदर क्या है? संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो जो लहासा की ओर जो ये अपना अध्याय है, पूछा जा सकता है लहासा की ओर जो संकलित अंश है वो राहुल जी की किस यात्रा से लिया गया है? तो जो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से वहाँ से लिया गया। तो ये भी आप लाइन लिख लीजिए, यह भी सवाल है जो बन सकता है। जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। पूछा जा सकता है, ये लाइन भी नोट कर लीजिए आप कि राहुल सांकृत्याय ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा किस रास्ते से की थी और कब की थी? तो सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी, ध्यान में रखिएगा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की क्या थी? अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये भी लाइन नोट कर लें आप। राहुल जी ने प्रथम तिब्बत यात्रा किसके वेश में की थी? तो भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है, बड़े ही कमाल के ढंग में तरीके से किया है कि मज़ा आए पढ़ने वाले को। इस यात्रा वृतांत से अब पूछ लिया जाए लासा की ओर की विधा है, तो ये एक यात्रा वृतांत है, ठीक। किसमें लिखिए? यात्रा वृतांत है। ये भी आप लिख लीजिएगा, लासा की ओर लिखिए कोष्टक में यात्रा वृतांत। हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया अध्याय के विषय में। अब प्रारंभ करते हैं हम अध्याय को, और अध्याय का क्या नाम है? लहासा की ओर। और कोष्टक में लिख लीजिए आप, क्या है ये? यात्रा वृतांत है। उम्मीद करता हूँ जो जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि नोट करते चलेंगे तो चीज़ें हैं जो आसान हो जाएगी। जब भी रिवीजन करोगे आप, डायरेक्ट जो पॉइंट आपने लिखे उनसे रिवीजन हो जाएगा। देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह क्या थी? फौजी चौकियाँ थी और किले बने हुए थे चेकिंग के लिए, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जो चौकियाँ थी उनमें कभी चीनी पलटन है जो रहती थी। आजकल बहुत से फौजी जो मकान है वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ कह सकते हैं। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। क्या क्या है आखिर हम माफ़ कीजिए, आगे हम अध्याय में देखेंगे, यात्रा में देखेंगे। आप यूँ समझिए कि हम तिब्बत की ओर अब लहासा की ओर यात्रा कर रहे हैं और एक एक चीज़ को महसूस करते, अनुभव करते हुए, अपनी खोपड़ी में इमेजिन करते हुए मेरे साथ अध्ययन कीजिए ताकि खोपड़ी में अंकित हो जाए सारी चीज़ें। वहाँ जाति पाति छुआछूत का क्या है? सवाल ही नहीं है। और न औरतें पर्दा ही करती है, पर्दा भी नहीं करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं ना, छोटे मोटे, उनको कि चोरी कर लेंगे इसलिए वो घर के अंदर घुसने नहीं देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों न हो, अनजान ही क्यों न हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। आप चाय दीजिए, वो पका कर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहा जाता है, में रख के आपको दे देगी। ठीक है, तो कूटने का पात्र होता है, चोंगी में कूट कर। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी जो चाय में डालने के लिए मक्खन डाला जाता है वहाँ पर आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन
डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है मामला यहाँ तक। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो दूध वाली चाय बनाने के लिए किस में मथा जाता है, तो चोंगी जो होता है उसमें कोट कर एक, और टोंटीदार खोटी आ जाए, खोटी का अर्थ है टोंटीदार बर्तन। आगे देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, हम कौन, राहुल सांकृत्यायन वगैरह, जो इनकी ये खुद थे और जिनकी यात्रा में जो भी लोग साथी थे। हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी राह के अंदर जो आप चल रहे थे कि वहाँ का दो हमें टैक्स दो साहब, यूँ कह सकते हैं। हमने वह दोनों चींटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए हैं। थोंगला कह सकते हैं बड़ा स्थान, वहाँ का थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति इनके साथ में थे और आगे इनके बारे में पता चलेगा। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए, भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। कि भिखमंगे के वेश में थे, भिखमंगे थे, लेकिन फिर भी इनको क्या ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि सुमति के जान पहचान के आदमी थे। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे, 5 साल के बाद इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं। पहले भिखमंगे के वेश में गए थे, फिर 5 साल बाद में जब लौटे तो भिखमंगे के वेश में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि राहुल सांकृत्यायन जो लहासा की ओर गए थे इस अध्याय में, वो वापस कितने साल बाद में लौटे थे? तो 5 साल बाद उस रास्ते से लौटे थे, यहाँ से पूछा जा सकता है। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति यानी विचार सोच जो प्रवृत्ति है पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, एक पेय पदार्थ कह सकते हैं छंग को, छंग पीकर बहुत कम लोग हैं जो होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, होश हवास में रहते हैं। छंग पी लेते हैं तो फिर नशे में मदमस्त रहते हैं। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे या डांडे कह सकते हैं, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे डेंजर प्लेस है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ क्या है, मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, बिल्कुल सुनापन खाइयाँ सी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, डाकुओं के छुपने के लिए यही सबसे अच्छी जगह, और यही है जो वो लूट खसोट कर सकते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन ये निर्जन जहाँ पर कोई लोग भी नहीं है, कोई जन भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं रहता, इस स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई किसी को कोई परवाह नहीं करता है। सरकार जो है खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता कि हाँ साहब मैंने देखा था, ऐसा हुआ था। डकैत पहले आदमी को क्या करते हैं, मार डालते हैं। पहले छीना झपटी नहीं करते, पहले उसका काम तमाम करते हैं, सलटाते हैं उसको, और उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लोग क्या, लाठी की तरह लोग जो नॉर्मल लाठी लेकर चलते हैं लोग, उसी तरह लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पिस्तौल बंदूक है जो लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। अब डाकू क्यों सलटाते हैं, क्यों मारते हैं? कि उन्हें खुद को अपने प्राणों की फिक्र रहती है, प्राणों का खतरा रहता है, तो वो पहले सलटाते ही हैं उसको। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लग जाते। उनको लगता नहीं कि यहाँ कोई डाकू वाकू आ गया और अपने जान खतरे में, तो वो
बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो जाते कि दे दो, 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो, तो कि चलो छोड़ो रे यार, उस तरीके से वो करने लग जाते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर, हम कौन, सुमति और राहुल साहब, सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे थे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। तो यहाँ से डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और डाढ़े के, अब यहाँ से सवाल बन सकता है, देखिए समुद्र तल से डाढ़े की ऊंचाई कितनी थी जहाँ पर राहुल सांकृत्यायन और सुमति खड़े थे, तो 17-18 हज़ार फीट। नोट कर लीजिए इसको। हमारी दक्षिण तरफ, यानी दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की कोई हरियाली थी, बिल्कुल सुनसान सा कह सकते, बंजर टाइप की कह सकते हैं उनको हम पहाड़ों को। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था। तो पूछा जा सकता है डाढ़े के ऊपर सर्वोच्च जो स्थान था वहाँ पर क्या था, तो डाढ़े का जो देवता थे उनका स्थान था सर्वोच्च स्थान पर, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, ढलान में। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ है जो चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ पर मेरा किसके लिए आया है, राहुल साहब के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसने, राहुल साहब ने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जो बीच में कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं आखिर में आएंगे तो उनको और अच्छे से हम डिफाइन कर लेंगे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे। 2 रास्ते फूटने का मतलब इधर से जा रहे हैं, इधर भी रास्ता फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि लंगकोर का रास्ता, जो 2 रास्ते फूट रहे थे उनमें लंगकोर का रास्ता किस तरफ वाला था, बाएं, दाएं या और विकल्प दे दे कुछ, तो दाहिने वाला था लंगकोर का रास्ता। ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर लौट कर उसी को और पूछा जा सकता है कि वो कितनी मील आगे निकल गए थे दूसरे रास्ते पर, 1.5 मील। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब सुमति को यहाँ कह सकते, सुमति किस जाति का था, मंगोल था। एक सवाल बन सकता है, सुमति कौन था, मंगोल था। ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ये नोट कर लीजिए आप, सुमति मंगोल था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, या फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंतज़ार करते हैं मंगोला अब तो गुस्से में थे। उन्होंने कहा, उन्होंने यानी सुमति ने, ठीक है, उन्होंने किसने, सुमति ने कहा। यह आप नोट कर लीजिए, यहाँ सवाल पूछा जाता है। सुमति ने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया और मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, सांकृत्यायन साहब ने,
कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, परिचित थे यूँ कह सकते हैं, देख रेख करने वाले थे। पहले चाय और सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला था। ठीक है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। ठीक है, तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमति। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ तुम। गंडे यानी एक तरह का ताबीज़ कर सकते हैं, जो अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ताती, हाथ बाजू में बांधते हैं, तो गंडे यानी ताबीज़ कर सकते हैं इस तरीका हम कपड़े का। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी भार ढोने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो क्या होता, अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि पहाड़ी पर चलते और डंडा लेके चलना पड़ता ताकि चढ़ाई में आसानी हो। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार क्या करते हैं, कुछ खेती करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए क्या राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर की खेती के जो मुखिया कौन पूछा जा सकता है, शेखर की खेती के मुखिया कौन? भिक्षु या नम से बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पूछा जा सकता है कंजूर क्या होता है, तो बुद्ध के जो वचन थे उनकी अनुवाद की जो हस्तलिखित पोथियाँ 103 पोथियाँ थी। तो कंजूर की हस्तलिखित पोथियाँ कितनी थी, तो पूछा जा सकता है 103, 104, 105, 106, तो आपको याद रखना है 103। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। जो 103 पोथियाँ थी, पूछा जा सकता है एक एक पोथी का वजन कितना था, तो 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लें, इस चीज़ को भी लिख लीजिए। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि मैं जाऊं क्या। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से क्या लेकर विदाई लेकर चल पड़े। तो साथियों, ये था अध्याय, और इसमें इम्पोर्टेंट आगे और है, जो कठिन शब्द हैं वो ज़रूर आपको देखने चाहिए और याद भी करने चाहिए। देख लीजिए, इनको देख लेते हैं हम, और ये अवश्य ही है जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, ये रही अपने शब्द संपदा। डाड़ा
ऊंची ज़मीन कह सकते हैं, चोटी। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, जैसे मैंने कहा। भीटे टीले के आकार का ऊंचा स्थान, जिसे हम कह सकते हैं टीबड़ा सा। कंडे, कंडे तो आप जानते ही हो, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में क्या आते हैं, काम आते हैं। सत्तू भुने हुए अन्न, जो चना का आटा। पूछा था। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, जैसे कि मैंने बोला ना आपको, तांती कह सकते हैं हम वो। चीरी यानी फाड़ी हुई, छोटी सी एक अपन यहाँ पर बोलते हैं लीर, एक छोटी सी लीर फाड़ दे। भरिया यानी बाहर भाग, जो मैंने आपको बताया था। और सुमति कौन थे, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल एक भिक्षु जो उनके साथ में था। तो ये था अपना अध्याय साथियों, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरा प्रयास है आपको श्रेष्ठ देने का, हर एक चीज़ को अंडरलाइन करवाने का, हर एक चीज़ लिखवाने का, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल है जो वहाँ से आपका नहीं छूटे। अब आपको क्या करना है, मैं आपको इतना बेस्ट दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, सभी साथियों के साथ शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना आपको। और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद में जल्दी ही अपनी क्लास का टाइम भी फिक्स कर देंगे कि इस टाइम पर क्लास है जो आपको लाइव मिलेगी या अपलोड मिलेगी, क्योंकि अभी लाइटों की दिक्कत चल रही है, तो लाइटें रह नहीं पाती, तो सही से रिकॉर्ड हो नहीं पाता, तो टाइम फिक्स नहीं, जल्दी ही टाइम फिक्स कर देंगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ।